चैनल। आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। अब जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है और छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स के अंदर हमारे वहाँ पे 4-5 लोकल एक्ट आते हैं, जिनमें से एक है द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। ये एक्ट अपने आप में 4 से 5 नंबर की वेटेज रखता है, तो इसीलिए अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज से हम शुरू करेंगे द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। अब इसके अंदर चैप्टर 9 है, तो मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आपको 9 से 10 वीडियो के अंदर ये पूरा एक्ट खत्म करवाऊँ। तो आज से हम शुरू करेंगे। आज हम इसका कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1। तो शुरू करते हैं द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाएगा कि एक्ट नंबर 2 है 1915 का। क्वेश्चन अगर आ जाए 1915 का एक्ट नंबर 2 छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। अब इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द एक्साइज लॉ इन छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी एक्साइज लॉ है उसको पहली चीज कंसोलिडेट करना और दूसरा अमेंड करना, ये इस एक्ट का मेन प्रियम्बल है। आगे चलते हैं। सेक्शन 1, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अब क्योंकि ये एक लोकल लॉ है तो ये एक लोकल एरिया में ही एप्लीकेबल होगा, ना कि पूरे इंडिया। ऊपर हमने ये देखा था छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915, तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? ये सिर्फ छत्तीसगढ़ पर एप्लीकेबल होगा। दिस एक्ट में बी कॉल्ड छत्तीसगढ़ एक्ट एक्साइज एक्ट 1915। इट एक्सटेंड टू एंड शैल बी इन फोर्स इन होल ऑफ छत्तीसगढ़। पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको जरा ध्यान से देखना। अब इसके अंदर हमें डेफिनेशन दे रखी है। अब इस डेफिनेशन को हम याद कैसे करेंगे? 2(1) में दे रखी है बियर। बियर कैसे बनेगी? माल्ट से बनेगी। और उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी? एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिक्विड यूजुअली मेड फ्रॉम पार्ट। मतलब बियर के अंदर सबसे पहले आ सकती है एल, पोर्टर या कोई भी ऐसा फर्मेंटेड लिक्विड जो कि किससे बना हो? माल्ट से बना हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा? बियर। अब 2(1) में हमने पढ़ा बियर, तो अब वो बियर हम डालेंगे किसमें? वो हम डालेंगे बॉटल में, जो कि मेंशन कर रखा है हमें सेक्शन 2(2) में, बॉटल। अब बॉटल का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े वास्क में से, बड़े बड़े वेसल में से छोटी छोटी बोतलों में बियर को ट्रांसफर करना, या किसी भी लिकर सब्सटेंस को ट्रांसफर करना, या फिर उसकी रीबॉटलिंग करना, ये सब प्रोसेस बॉटल में मानी जाएंगी। और यही बात इसमें डेफिनेशन में लिखी है। क्या लिखी है? बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर लिकर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल। बड़े बड़े कास्क में से, बड़े बड़े वेसल में से बियर को छोटे छोटे बोतलों में ट्रांसफर करना, या छोटे छोटे जार में ट्रांसफर करना, या छोटे छोटे वास्क में ट्रांसफर, फ्लास्क में डालना, या किसी ऐसे सिमिलर ऑब्जेक्ट में डालना। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सेल और फॉर द पर्पस ऑफ बॉटलिंग। और इस प्रोसेस के अंदर रीबॉटलिंग भी इंक्लूड है। आपको ये बात समझ में आती है? अब सेक्शन 2(1) में हमने पढ़ा था बियर। बियर हमने किस में डाली? बॉटल में। अब जो इसका रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी बनाई जाएगी उसको हम बोलेंगे चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। सेक्शन 2(1) बियर, बियर को हमने 2(2) में बॉटल में डाली, और उसका जो रेवेन्यू होगा वो 2(3) के अंदर चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी ले जाएगा। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो मेन बात समझने की है, ये चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी जो है इसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये जो रेवेन्यू आएगा ये कौन सी गवर्नमेंट का आएगा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का आएगा।
तो इसके ऊपर जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी अपॉइंट भी करेगा वो कौन सी गवर्नमेंट करेगी? छत्तीस गवर्नमेंट तो करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे उसको अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट टू बी द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। आगे बढ़ते हैं। बियर है, बियर को हमने बॉटल में डाला, उसका कलेक्शन करने के लिए हमने अथॉरिटी बना दी, लेकिन उस बियर को पीने के लिए एक स्थान भी तो बनाना पड़ेगा कि यहाँ बैठकर आदमी वो बियर का सेवन कर सकता है। तो 2(4) में लिख दिया कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, जहां पर आदमी बैठकर बियर का सेवन कर सकता है या लिकर पी सकता है। मीन्स अ प्लेस वेयर ड्रिंकिंग ऑफ लिकर इज अलाउड फॉर द प्रॉफिट और गेन ऑफ द पर्सन ओनिंग। जिस आदमी की वो संपत्ति है या जिस आदमी का वो ठेका है उसके प्रॉफिट के लिए, उसके व्यापार के लिए वहां पर आदमी आकर, दूसरे आदमी आकर लिकर का सेवन कर सकते हैं। पर्सन ओनिंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग, कीपिंग और हैविंग द केयर ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ और कंट्रोल ऑफ सच प्लेस। अब किसी आदमी का वहां पर ठेका बना रखा है, बार बना रखा है, तो अब उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? लोगों को बिठाकर पिलाना। अब उस बार का जो सारा मैनेजमेंट होगा वो किसके हाथ में होगा? वहां के ओनर के हाथ में होगा। तो मतलब उस पर्सन के बेनिफिट के लिए वहां पर एक प्लेस बनाया गया जिसके अंदर बैठ करके लोग उस लिकर का सेवन कर सकें। whether by way of charge for the use of place or for drinking facility provided or otherwise howsoever, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो उसकी अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। हमने पढ़ा 2(1) में बियर, बियर को हमने 2(2) में बॉटल में डाल दिया। अब 2(3) के अंदर उसकी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी में हमने एस्टेब्लिश कर दी, और 2(4) में हमने बात किया कि कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस मतलब एक सामान्य स्थान जहां पर लोग जाकर लिकर का सेवन कर सकते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि लिकर हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो वही सेक्शन 2(5) में कह दिया डीनेचर्ड, मीन्स रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि मानव कंजम्पशन के लिए, मानव ग्रहण के लिए हानिकारक है। इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसको प्रिस्क्राइब कौन करेगा कि ये हानिकारक है या नहीं? इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? इसके बारे में जानकारी कौन देगा? सरकारें देंगी। गवर्नमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स या एनी अदर वे वो प्रिस्क्राइब करेंगी कि कौन कौन सी चीजें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हानिकारक है, कौन कौन सी नहीं। अब हम पढ़ते हैं एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होते हैं। सिर्फ 3 चीजों पर हमें ध्यान देना है इसके अंदर। पहला, कोई भी अल्कोहलिक सब्सटेंस जो एक ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन कर सके, एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा, कोई भी नशीला ड्रग, एनी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग, किसी भी तरीके का हो सकता है, भांग हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, और भी बहुत कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें अभी पता ही नहीं है। तो किसी भी तरीके की ऐसी सब्सटेंस जिससे कि ह्यूमन कंजम्पशन करने के बाद नशा हो जाए, जो नशीली पदार्थ हो, वो सब। तीसरा, ओपियम जो कि डिफाइंड है क्लॉज 15, और पॉपी जो कि डिफाइंड है क्लॉज 18 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब इसके अंदर से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ओपियम कहाँ डिफाइंड है और ये आपका पॉपी कहाँ डिफाइंड है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एक्साइज आर्टिकल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे। तो इन तीनों में से आपको जहां ऑप्शन दिखे वो आपका आंसर हो। सेक्शन 6A, अभी हमने पढ़ा था कि एक्साइजेबल आइटम, अब उनके ऊपर जो कुछ ड्यूटी भी तो लगेगी, वो ड्यूटी क्या कहलाई जाएंगी? वो कहलाई जाएंगी एक्साइज ड्यूटी या फिर कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी। अब इस पार्ट में से एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि ये एक्साइज ड्यूटी या ये कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी हमें कहाँ गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमारा आंसर होगा ये हमें गिवन है एंट्री नंबर 51 ऑफ लिस्ट नंबर 2 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के
7वें शेड्यूल के सेकंड लिस्ट के एंट्री नंबर 51 के अंदर एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी हमें गिवन है। और अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंदर कहाँ गिवन है, तो हम बात करेंगे सेक्शन 6A के अंदर। अब इस एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए हमने अपॉइंट किया एक्साइज ऑफिसर सेक्शन 6(7) के अंदर। मीन्स अ कलेक्टर और एनी ऑफिसर, कोई कलेक्टर हो सकता है या कोई भी ऐसा ऑफिसर हो सकता है या कोई भी ऐसा अन्य आदमी जिसको कि अपॉइंट किया गया हो और उसको सेक्शन 7 के अंतर्गत आने वाली पावर दे दी गई हो, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। और ये जो सेक्शन 7 है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि एक्साइज ऑफिसर कोई भी या तो हो सकता है वहां का कलेक्टर, दूसरी चीज या कोई भी ऑफिसर, तीसरी चीज या कोई भी ऐसा आदमी जिसको कि अपॉइंट किया गया हो, साथ में उसको सेक्शन 7 की पावर भी दे दी गई हो, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अब जो एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ऑफिसर ने कलेक्ट की वो एक स्टेट के लिए एक्साइज रेवेन्यू होगा, और ये हमने बात करी है सेक्शन 2 के क्लॉज 8 के अंदर। एक्साइज रेवेन्यू क्या कहता है? मीन्स अ रेवेन्यू डिराइव्ड और अ रेवेन्यू डिराइवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी, किसी भी तरीके की ड्यूटी से डिराइव हो सकता है। एनी फीस, किसी भी तरीके की फीस से हो सकता है डिराइव। एनी टैक्स, किसी भी तरीके के टैक्स से डिराइव हो सकता है। एनी पेनल्टी, किसी भी तरीके के पेनल्टी से डिराइव हो सकता है, और किसी भी तरीके की पेमेंट से हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो कोर्ट ने हमारे ऊपर फाइन लगाया है वो इसके अंदर इम्पोज नहीं होगा। इसके अंदर क्वेश्चन यही बन सकता है और यही बनेगा कि एक्साइज रेवेन्यू के अंदर क्या चीज इंक्लूड नहीं है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा या ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि जो कोर्ट ने हमारे ऊपर फाइन इम्पोज किया है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है? कोई भी ड्यूटी हो, कोई भी टैक्स हो, कोई भी फी हो, कोई भी पेनल्टी हो, कोई भी पेमेंट हो, जो कि हमारे ऊपर इम्पोज किसने करी है? राज्य सरकार ने करी है। Or for confiscation imposed or order or agreed to under the provision of this act of any other act for the time being force related to the liquor or intoxicating drugs। अब जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे ऊपर फीस लगाई गई है, टैक्स लगाया गया है, पेनल्टी लगाई गई है, पेमेंट लगाया गया है, ये सिर्फ एक्साइज एक्ट के अंदर ही है। अगर कोई और एक्ट भी है उस दौरान जो कि जुड़ा हुआ हो इंटॉक्सिकेशन लिकर के या किसी भी ड्रग्स से जुड़ा हुआ हो, तो उसके तहत भी हमारे ऊपर एक्साइज रेवेन्यू लग सकता है। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की। अब एक्सपोर्ट के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। एक्साइज एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, ना कि राज्य सरकार। और एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? पढ़ते हैं। मीन्स टू टेक आउट ऑफ द स्टेट अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर। अब यहाँ पर जो एक्सपोर्ट की बात की गई है वन स्टेट टू अनदर स्टेट की बात करी गई है, ना कि वो कंट्री वाइज एक्सपोर्ट की बात की गई है। और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 10 हमारा रिपील्ड है, ओमिटेड सॉरी। अब हमने सेक्शन 9 में एक्सपोर्ट किया तो हमने 11 में इंपोर्ट भी कर दिया। एक्सपोर्ट में हमने सामान को बाहर भेजा और इंपोर्ट में हमने सामान को अंदर लिया। अब इसके भी रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। आती है बात इंटॉक्सिकेंट 11A। अब इंटॉक्सिकेंट के अंदर क्या आएंगे? किसी भी तरह की शराब या किसी भी तरीके का नशीला ड्रग, वो इंटॉक्सिकेंट कहलाया जाएगा। अब हमने 11A में बात करी, इंटॉक्सिकेंट क्या होता है? किसी भी तरीके का लिकर या किसी भी तरीके का नशीला ड्रग। अब हम बात करेंगे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग क्या होता है, नशीला ड्रग क्या होता है। इसके अंदर हमें बात करनी पड़ेगी 4 पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, कोई भी लीव, पत्ती, कोई भी स्मॉल स्टॉक, कोई भी फ्लावरिंग, कोई भी फ्रूटिंग टॉप, किसका? इंडियन हेम्प प्लांट का। इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म ऑफ भांग, सिंधी, गांजा।
ऐसा कोई भी लीव, ऐसी कोई भी फ्लावर, ऐसा कोई भी फ्रूट इंडियन हेम्प प्लांट का जिसमें थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेशन मौजूद हो, नशीला पदार्थ मौजूद हो, तो वो कहलाया जाएगा। और इसके अंदर हम भांग, सिंधी और गांजा को इंक्लूड करते हैं। क्लॉज टू इसका ओमिटेड है। एनी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर हो, विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, उसके अंदर चाहे न्यूट्रल मटेरियल हो चाहे ना हो, ऑफ एनी ऑफ द अबव इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर फ्रॉम। कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कोई न्यूट्रल मटेरियल प्रेजेंट हो या ना हो, या कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या कोई भी ऐसा ड्रिंक जो कि प्रिपेयर किया गया हो इन सभी सब्सटेंस से। अगला, एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नॉट बीइंग नार्कोटिक ड्रग एक्ट डिफाइंड एज NDPS एक्ट। और इसके अंदर कोई भी ऐसा ड्रग्स आ जाएगा जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है। अब उसको जारी करने से पहले उस ड्रग के बारे में NDPS एक्ट के अंदर भी कोई जानकारी नहीं थी, तो भी अगर एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इशू कर दिया कि ये चीट आज से नशीला पदार्थ माना जाएगा, तो NDPS के अकॉर्डिंग अगर उसमें भले ही NDPS में वो पदार्थ ना हो, लेकिन उस स्टेट में वो नशीला पदार्थ माना जाएगा, क्योंकि उसको किसने डिक्लेयर किया है अपने नोटिफिकेशन में? स्टेट गवर्नमेंट। अब आती है बात लिकर। इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे, बहुत कॉमन चीज है। लिकर मीन्स इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, वाइन, तरी, बियर, ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग ऑफ एल्कोहल। वाइन हो, तरी हो, बियर हो, स्पिरिट हो, या कोई भी ऐसा लिक्विड हो जिसके अंदर अल्कोहल मौजूद हो, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन में एज अ लिकर डिक्लेयर कर दे, तो वो लिकर माना जाएगा। अब लिकर हम बनाएंगे सेक्शन 214 के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सारी प्रोसेस इंक्लूड हो जाती है। कौन कौन सी? चाहे वो हमने नेचुरल तरीके से बनाई हो, चाहे हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हो, by which any intoxicant produce or prepare, and also redistillation भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड होगी, और रेक्टिफिकेशन भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड होगी, फ्लेवरिंग भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रिकॉर्ड होगी, और ब्लेंडिंग और कलरिंग ऑफ लिकर भी एज अ मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट माना जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या क्या देखा? नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। दूसरा, रीडिस्टिलेशन भी मैन्युफैक्चर माना जाएगा, रेक्टिफिकेशन भी मैन्युफैक्चर मानी जाएगी, फ्लेवरिंग भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, ब्लेंडिंग भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, कलरिंग भी किसका? लिकर का, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15, प्लेस इंक्लूड्स कोई भी घर हो, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी बूथ हो, कोई भी टेंट हो, कोई भी एंक्लोजर हो, कोई भी स्पेस हो, कोई भी वेसल, कोई भी राफ्ट और कोई भी व्हीकल जहां पर वो लिकर बनाई जाए, वो प्लेस माना जाएगा। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन रेफरिंग टू अ सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय अ गिफ्ट। अब यहाँ पर जो बात करेंगे सेल की, वो उस लिकर का किसी भी तरीके का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? गिफ्ट इंक्लूड नहीं है। स्पिरिट, spirit means any liquor containing alcohol obtained by distillation whether it is denatured or not। अब स्पिरिट का मतलब कोई भी ऐसा लिकर हो गया जिसके अंदर अल्कोहल है, अब चाहे वो सेहत के लिए खतरनाक हो चाहे ना हो, लेकिन उसको हम स्पिरिट की कैटेगरी में ही मानेंगे। तरी, तरी मीन्स फर्मेंटेटेड हो चाहे अनफर्मेंटेटेड हो। एक जूस होता है, चाहे वो फर्मेंटेटेड हो चाहे वो अनफर्मेंटेटेड हो। कहाँ से मिलता है? पाम ट्री से जो मिलता है, ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। पाम ट्री से पाया जाने वाला किसी भी तरीके का फर्मेंटेटेड या अनफर्मेंटेटेड जूस तरी माना जाएगा।
ट्रांसपोर्ट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द स्टेट। एक ही राज्य के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना, इंटर स्टेट नहीं है, स्टेट के अंदर ही है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसमें यही लिखा गया है, एक ही राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह का अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन माना जाएगा। सेक्शन 4, पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी द कंट्री लिकर एंड व्हाट शैल बी द फॉरेन लिकर। कौन सी शराब देसी शराब मानी जाएगी और कौन सी विदेशी, इसका पावर डिक्लेयर करने का किसके पास है? उस राज्य सरकार के पास है जहां पर वो बेची जा रही है, जहां पर उसका एक्साइज कलेक्ट किया जा रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, कोई भी राज्य सरकार अपने नोटिफिकेशन को जारी करके डिक्लेयर दैट व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए, और एनी पोर्शन शैल डीम टू बी अ कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर रेस्पेक्टिवली। राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके ये घोषित करेगी कि इस एक्ट के पर्पस के लिए कौन सी शराब हम देसी शराब की कैटेगरी में मानेंगे और कौन सी शराब हम विदेशी शराब की कैटेगरी में मानेंगे। सेक्शन 5, डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल सेल। रिटेल सेल और होलसेल सेल की डेफिनेशन। अब इसको भी कौन तय करेगा कि कौन सी सेल रिटेल सेल मानी जाएगी और कौन सी होलसेल? उस राज्य की राज्य सरकार जहां पर वो शराब बिक रही है। तो और वो काम कैसे होगा? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर विद रिस्पेक्ट आइदर टू द होल स्टेट और टू एनी स्पेसिफाइड लोकल एरिया। राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके अंदर वो जो डिक्लेरेशन देगी वो या तो पूरे स्टेट के लिए दे दे या किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए दे दे, या फिर एंड एज रिगार्ड टू परचेजर जनरली और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ परचेजर, या फिर जो वो नोटिफिकेशन होगी उस स्टेट के अंदर आने वाले सारे परचेजर के लिए हो या एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ परचेजर के लिए हो। एंड आइदर जनरली और फॉर एनी स्पेसिफाइड ओकेजन, या तो हमेशा के लिए कर दे या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए कर दे। अब अगर हम हमेशा वाली बात करते हैं तो गुजरात सरकार ने शराब के ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया, तो वो एक तरीके से हमेशा वाला हो गया नोटिफिकेशन। लेकिन एक नोटिफिकेशन होता है कि कोई दंगा हो उसके दौरान वो बंद कर दिया जाए, तो वो इस पर्टिकुलर पीरियड का हो गया। आगे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द लिमिट ऑफ द रिटेल सेल। अब वो इसमें ये घोषणा करेगी कि रिटेल सेल के अंदर एक आदमी एक समय पर कितनी लेकर खरीद सकता है, वो माना जाएगा रिटेल सेल। अब ये कौन करेगा घोषित? ये करेंगी राज्य सरकारें अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। और अगर कोई आदमी इस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा बेचता है या खरीदता है तो वो ये माना जाएगा कि उसने, बेचने वाले ने होलसेल सेल करी है। और ये बात हमारी लिखी है क्लॉज 2 के अंदर। The sale of any intoxicant in any quantity in excess of the quantity declared in respect thereof under subsection 1 shall be deemed to be a sale by a wholesale। अगर उस प्रिस्क्राइब लिमिट के बाहर जाकर कोई आदमी सेल करता है किसी लिकर का तो वो ये माना जाएगा कि उसने रिटेल सेल नहीं किया, उसने होलसेल सेल किया है। आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है चैप्टर 1। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।